यहाँ तक पढ़ लिया था। अब बात आती है एम्ब्रियोलॉजी की। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी आज जो है वो हमने पहली ब्रांच है जो कल नहीं पढ़ी थी, आज पढ़नी है एम्ब्रियोलॉजी। बेटा इसमें दो वर्ड हैं, वन इज एम्ब्रियो एंड अदर वन इज लॉगी। लॉगी मीन स्टडी। ठीक है, इसका मतलब है कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। अब बेटा एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो मीन ऐसा स्ट्रक्चर जो अभी बोर्न नहीं हुआ, जो अभी पैदा नहीं हुआ, ऐसा छोटा स्ट्रक्चर जो अभी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर सिंपल लफ्ज में इसको समझे हम, तो जो फीमेल बॉडी के अंदर, मदर के अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, उस पीरियड की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एम्ब्रियो की आपने स्टडी करनी है, और मैंने आपको बता दिया एम्ब्रियो ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ होता। ठीक है, तो एम्ब्रियो से जब तक वो पूरा एक इंसान नहीं बन जाता, तब तक की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं टोटल 40 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, टोटल प्रेगनेंसी के जो पीरियड्स होते हैं डेट इज 40 वीक्स। 40 वीक्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होती है बेबी की। ठीक है, तो ये देखिए सारे आपको दिखाए, 9 वीक्स के अंदर वो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, देन जो है 12 वीक्स के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, 16 वीक्स के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, 20 वीक्स के अंदर इस तरह बन जाएगा, 24 वीक्स के अंदर दिखाया हुआ है। ये सारा टोटल 40 वीक्स का दिखा हुआ है। अब देखें 40 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरा एक बेबी बन चुका है, कंप्लीट बेबी बन चुका है। तो ये जो सारी स्टडी होती है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, जो कि मदर के विद इन मदर बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, एम्ब्रियो को रिपीट करना है। बेटा एम्ब्रियो जो होता है ऐसा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ होता। ठीक है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो का जो अगर लफ्जी मतलब समझें तो इट्स मीन अनबोर्न। ऐसा स्ट्रक्चर जो अभी पैदा नहीं हुआ उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी स्टडी में आपको बताया है ऐसी स्टडी है जिसमें देखें जब फीमेल में एग होते हैं और मेल के अंदर एम्ब्रियोज होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट से लेकर जब तक पूरा एक इंडिविजुअल नहीं बन जाता, पूरा एक इंसान नहीं बन जाता, पूरा एक बेबी नहीं बन जाता, तब तक की जो स्टडी है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, होप सो ये आप क्लियर हो गया होगा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। ऐसे बेटा अभी आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, फिर हम बाद में रिपीट कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस पर कंसंट्रेट कर लें, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एम्ब्रियोलॉजी जो है वो आपकी कवर हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है वो हम अगली ब्रांच की तरफ मूव कर रहे हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर हमारे पास दो वर्ड हैं, वन इज टैक्सा एंड टैक्सा मीन अरेंजमेंट्स। टैक्सा मीन अरेंजमेंट्स, तरतीब देना, अरेंज करना। ठीक है, टैक्सा मीन अरेंजमेंट, प्लीज नोट करते जाएं इसको। टैक्सा मीन अरेंजमेंट्स एंड नॉमीज मीन NOMY, normies. So normies mean rules. ठीक है, टैक्सा मीन अरेंजमेंट एंड नॉमीज मीन रूल्स। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म को किसी असूल के मुताबिक अरेंज करने का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी है। ठीक है, टैक्सा मीन अरेंजमेंट्स एंड नॉमीज मीन रूल्स। सो किसी रूल्स या असूल के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने का नाम जो है डेट इज टैक्सोनॉमी। तो मतलब इस ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाएंगे, उनको अरेंज करेंगे ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना जो है डेट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे देखें ग्रुप्स बना दिए, एनिमल्स को अलहदा कर दिया है। ठीक है, प्लांट्स को अलहदा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फंजाई को अलहदा कर दिया है। तो ये जो सारा काम हमने किया है डेट इज अंडर द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी।
ठीक है, तो हम इसको रीड करते हैं, ये क्या चीज है? इट इज अ स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाने हैं और उनके आगे फर्दर ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम? ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, और उन ग्रुप्स को हम नाम भी देते हैं। जैसे देखें, जो प्लांट्स का ग्रुप है उनको हम प्लेंटी कहते हैं, फंजाई वाले ग्रुप्स को फंजाई ही कहते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उसको हम एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सारे एनिमल्स होते हैं उसको एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटिस्टा एक ग्रुप होते हैं, एंड द लास्ट वन इज मोनरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 5 ग्रुप आपके सामने हैं। पहला प्लांट्स का है, दूसरा हमारे पास फंजाई का है, तीसरा हमारे पास एनिमल्स का है, ठीक है, चौथा हमारे पास प्रोटिस्टा है, और जो पांचवा हमारे पास है डेट इज मोनरा, मोनिरा, MONERA, मोनिरा। ठीक है, द लास्ट ग्रुप इज मोनिरा। अब यह क्लियर है? ओके, तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू ग्रुप्स, एंड उन ग्रुप्स के भी आगे फर्दर ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखें, एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स के अंदर मैमल्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं। तो जो हमारे पास एनिमल एक ग्रुप है, इसके आगे फर्दर सब ग्रुप्स बने होंगे। तो ये जो सारी स्टडी होती है कि एनिमल्स को ग्रुप में क्लासिफाई करना और फिर आगे ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स बनाना, दैट इज अंडर द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। टेक्सोनॉमी 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। वन वर्ड इज टेक्सा, टेक्सा मीन अरेंजमेंट, कि अरेंज करना किसी चीज को, एंड नॉमीज मीन रूल्स। ठीक है, किसी रूल्स के मुताबिक, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ना क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वी आर डन विद आवर टेक्सोनॉमी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है डेट इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, अब ये 2 इसमें वर्ड्स आते हैं हमारे पास, बल्कि 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर। पैलेंटोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। ठीक है, अब इसको आपने बहुत गौर से समझना है कि पैलेंटोलॉजी जो है वो किस तरह ड्राइव हुई है। बेटा देखिए, जो पैलेंटोलॉजी है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है ये हमने समझना है। सब रेडी रहिएगा, गौर से सुनना है और साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले पैलन का मतलब क्या है? ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज पैलन। ठीक है, PALAEON, पैलन। पैलन मीन्स पास्ट। ठीक है, ऐसा जो गुजर चुका होता है, पास्ट। पैलन मीन पास्ट, एंशियंट। ठीक है, जो गुजरी हुई बात होती है उसको हम पैलन बोलते हैं। द सेकंड वर्ड इज ओंटो, ONTO, ओंटो। द सेकंड वर्ड इज ओंटो। ओंटो मीन्स लाइफ। ओंटो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, जैसे बायो का मतलब लाइफ था, वो ग्रीक वर्ड था। ओंटो इज द लैटिन वर्ड। ठीक है बेटा, दोबारा देखें, जो बायो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ। सेम इस तरह ओंटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब लाइफ ही है। ठीक है, मतलब लाइफ जो है उसको ग्रीक लैंग्वेज में बायो बोलते हैं और लैटिन लैंग्वेज में ओंटो बोलते हैं, ONTO, ओंटो। ठीक है, तो मतलब पैलन मीन पास्ट, ओंटो मीन लाइफ, एंड लॉगी मीन स्टडी। सो द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो पुराने जमाने में तो पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, अब वो नापैद हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया ये वाली बात? यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके,
मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, पैलेंटोलॉजी इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। इसमें 3 वर्ड हैं, पैलन मीन पास्ट, ओंटो मीन लाइफ, ठीक है। मैंने आपको बताया लाइफ जो होती है उसको ग्रीक लैंग्वेज में बायो बोलते हैं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसको ओंटो बोलते हैं। सो ओंटो मीन लाइफ एंड लोगी मीन स्टडी। सो द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ या पास्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, ठीक है। और वो पास्ट ऑर्गेनिज्म की हमने इस ब्रांच में स्टडी करनी है जो एक्सटेंट हो चुके हैं, नपैद हो चुके हैं, ठीक है। जो नपैद होते हैं उनको एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म नपैद हो चुके हैं भाई, उनकी स्टडी हम किस तरह करेंगे, वो तो इस दुनिया में पाए ही नहीं जाते, तो फिर हम उनकी स्टडी किस तरह करेंगे, तो उनकी स्टडी हमने कैसे करनी है, अब ये बात हमने देखनी है। बेटा देखिए, जैसे डायनासोर से उनकी डेथ होगी, उनकी जब डेथ हुई तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए। दफन होने के बाद उनकी जो बॉडी के मसल्स हैं, स्किन है, वो तो ख़त्म होगी, लेकिन उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे बोन्स वगैरह वो रॉक्स के ऊपर अभी भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिमेन्स जो होते हैं, ये जो बचे कुचे पार्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, दैट आर कॉल्ड फॉसिल्स, इनको फॉसिल्स बोलते हैं। तो हमने जो पुराने ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी किसके थ्रू करनी है, वी विल डू द स्टडी थ्रू फॉसिल्स। सो पैलेंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। यहां तक बात क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। सारा अब्रार, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। मोहम्मद सलमान, आप भी रिप्लाई नहीं कर रहे। आपको समझ नहीं आ रही दोनों को? सारा एंड मोहम्मद सलमान। बच्चों सब पार्टिसिपेट किया करो। सर क्लियर, वेरी गुड। इस तरह रिप्लाई देता रहा करो ताकि मुझे पता हो कि आप सबको समझ आ रही है अच्छी तरह। कोई भी क्वेश्चन हो आप फ़ौरन मुझसे पूछ सकते हैं, रुक के, कोई मसला नहीं है। हमने बहुत अच्छे से क्लियर करके फिर ही जाना है। ओके, गुड, वेरी गुड। अब हम अगली ब्रांच पे जाते हैं। प्लीज़ 1 मिनट मुझे दें, मैं ना अपने जो है वो इसको रीलोड कर लूँ, क्योंकि मेरा माउस जो है वो काम करना छोड़ गया है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट सिर्फ सब्र कीजिएगा। ओके बच्चों, अब जो अगली ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसमें आपको मेन मैंने कॉन्सेप्ट देने हैं, ठीक है। तो इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होती है बेटा? जेनेटिक्स एज द नेम इंडिकेट इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है, जिसमें जीन वर्ड आ रहा है ना। सो द स्टडी ऑफ जीन्स इज द जेनेटिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि जीन्स है क्या, ठीक है। ये तो समझ आ गया, जेनेटिक्स के अंदर हमने जीन्स को स्टडी करना है, बट व्हाट इज जीन्स, ठीक है। तो जीन को समझने के लिए हम एक डायग्राम की तरफ आते हैं। बेटा ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये वाली जो सबसे पहले जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ डीएनए। डीएनए एक्चुअली जो है वो इस तरह पड़ा होता है, हेलिक्स की फॉर्म में पड़ा होता है, क्वाइल हुआ होता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया इस तरह, ठीक है। तो स्ट्रेट करके हम देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। बेटा सबसे पहले एक बेसिक बात समझें कि कोई भी चीज़ है वो छोटी चीज़ से मिलके बनती है, ठीक है। जैसे एक वॉल होती है रूम की, एक दीवार है, तो मैं अगर आपसे पूछूं किससे बनी हुई है तो आप कहेंगे ईंटों से मिलके बनी है। सो दीवार का जो यूनिट है जिसे वो मिलके बनी हुई है वो ईंट है। सेम इस तरह जो डीएनए होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस। ये 3 चीज़ें होती हैं।
तीन चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं। और बेटा यही न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आपस में मिलते हैं और डीएनए को बनाते हैं। हेलो बच्चों, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, मेरा माइक जो था वो म्यूट था। ओके, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। ओके, आवर नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। ठीक है, ये जो हमने ब्रांच अब स्टार्ट करनी है दैट इज जेनेटिक्स। बेटा जो जेनेटिक्स होती है इसमें एज द वर्ड इंडिकेट इसमें जीन आ रहा है, तो जेनेटिक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करनी है जीन्स की। द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, अब जीन्स क्या है ये हमने समझना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन्स का नाम जो है वो आपने सुना होगा लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा, और ये एफएससी में जाके भी बच्चों को पता नहीं चलता कि जीन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्लियर करना है कि जीन्स है क्या। ठीक है, सिंपली जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ जीन्स, लेकिन जीन्स क्या होती हैं हम उनकी तरफ जा रहे हैं। अब बेटा ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जीन्स क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, और डीएनए आपको पता है इस तरह हेलिक्स की फॉर्म में होता है, क्वाइल होता है। ठीक है, अब इसको मैंने इस क्वाइल को मैंने अनक्वाइल किया और इस तरह स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, अगर आप देखें तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड है, एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं तो डीएनए बनता है। पहली बात यह है कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। बिल्कुल जैसे एक सीढ़ी होती है ना, स्टेयर होती है, बिल्कुल ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ी चीज होती है जैसे वॉल है। ठीक है, आपकी रूम की जो दीवार है अगर मैं पूछूं वो किस चीज से मिलकर बनी है तो आप कहेंगे ईंटों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो छोटी छोटी ईंटें आपस में मिलती हैं तो पूरी एक दीवार बनती है। सेम इस तरह डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। वो जो एक छोटा यूनिट जो डीएनए को बनाता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के जो आपस में मिलते हैं फिर जाके डीएनए बनता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके, वेरी गुड। तो अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है वो सिर्फ ये है कि डीएनए जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है और उस स्मॉल पार्टिकल का नाम न्यूक्लियोटाइड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, हमारे पास डीएनए बनता है। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो चार तरह के होते हैं बेटा, चार तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए को बनाते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से, लेटर टी से, सी से और जी से। ठीक है, टोटल चार हैं, ए टी सी जी, ये चार न्यूक्लियोटाइड हैं। बेटा ये मैंने सिर्फ आपको सैंपल बताए, इनके नाम नहीं बताए, अभी आपको नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आप समझ लें कि न्यूक्लियोटाइड चार तरह के होते हैं और उनके जो लेटर्स हैं दैट इज ए टी सी एंड जी, ये चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जैसे ये देखें न्यूक्लियोटाइड ए है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें ये न्यूक्लियोटाइड सी आ गया। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जी आ गया, उसके बाद फिर न्यूक्लियोटाइड जी आया है। मैं डायग्राम में ये मिड वाली डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ये वाली डायग्राम जो है मिड वाली, यहाँ पे आप गौर करें। देखिए सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड आया ये येलो कलर में शो हुआ है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड ए। उसके बाद देखें दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है स्ट्रैंड के अंदर वो सी है, तीसरा जो है दैट इज जी, उसके बाद चौथा जो है वो भी जी है, पांचवा जो है वो टी है। ठीक है, छठा हमारे पास टी है, सातवां जो है वो सी है, और लास्ट में देखें जी है। तो देखें आपको चार न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो एक तरतीब के साथ डीएनए के अंदर पड़े हुए हैं। अब ये जो सीक्वेंस होती है, ये जो तरतीब होती है न्यूक्लियोटाइड की, कि पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद जी आएगा, फिर जी आएगा, ये जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की इसको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब नोट डाउन कर लें कि जीन की डेफिनेशन क्या है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जीन्स। ठीक है, डीएनए को जो मिलकर बना रहे न्यूक्लियोटाइड हैं और उनकी जो सीक्वेंस होती है उसको हम जीन्स का नाम देते हैं। बेटा ये सबको समझ आ गई है?
यस, अभिया, सारा, ईमान, मोहम्मद सलमान। बेटा समझ आ गई है जीन्स क्या होती है? यस, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जीन। वेरी गुड, ये बात आपने याद रखनी है। ओके भैया, गुड। ओके बेटा, अब ये जो सीक्वेंस होती है ना न्यूक्लियोटाइड्स के, जैसे ये आपको सामने नजर आ रही है जो मैंने अभी बनाई है इस डायग्राम के अंदर, ए सी जी जी, ये सारी, ये जो सीक्वेंस होती है ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर ये सीक्वेंस चेंज है जिसकी वजह से मैं आपसे एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। सेम इस तरह ईमान के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस होगी, अभिया के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस होगी। तो हर इंसान का जो डीएनए है उसके अंदर डिफरेंट सीक्वेंस होती है, और ये जो सीक्वेंस होती है ये हमारी बॉडी के करैक्टर्स बनाती है। ठीक है, हमारी शेप बनाती है, हमारी स्किन का कलर किस तरह होगा, हमारे हेयर्स किस तरह के होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। और हर इंसान की जीन्स क्या होती हैं, दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती हैं। और बेटा ये जीन्स हमें मिलती कहाँ से हैं? ज़ाहिर सी बात है, दीज सीक्वेंस जो होती हैं, जितनी भी सीक्वेंस हैं, जीन्स हैं, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। ओके, हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। वेरी गुड। और जो वो चीज़ जो हमें पेरेंट्स से मिलती है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। ठीक है, तो विरासत में, इनहेरिटेंस में हमें जीन्स मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक करेक्टर बनता है। हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, बिकॉज उन्हीं की जीन से जो है वो हमारी बॉडी बनती है। तो अब हमने जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हम उसकी तरफ आते हैं। तो बेटा जेनेटिक्स के अंदर एक तो हमने जीन्स को पढ़ना है। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, और उनका इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल है। ठीक है, ये हमने जो है वो जेनेटिक्स के अंदर कवर करना है। जीन्स पढ़नी है, फिर उनका जो रोल है इनहेरिटेंस में हमने वो पढ़ना है। अब जैसे कि इनहेरिटेंस है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया है कि इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। वो चीज़ जो हमें पेरेंट्स से मिलती है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। वन जनरेशन मतलब पेरेंट्स की जनरेशन, और जो आगे उनके बच्चे होते हैं वो दूसरी जनरेशन के होते हैं ना। सो जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं, उनको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, और उसमें जो रोल्स होता है वो जीन का होता है। तो जेनेटिक्स के अंदर एक्चुअली हमने ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये डायग्राम में जीन्स जो है इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का ही पार्ट है। तो जीन मिलके डीएनए बनाती है, डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स लाई करते हैं, और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है, और सेल कहाँ पे होता है, पूरी हमारी बॉडी को सेल बनाता है। तो दिस इज अ सीक्वेंस। जीन से जो बड़ी चीज़ है वो डीएनए है, डीएनए से जो बड़ी चीज़ है डेट इज क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम की शेप इस तरह की होती है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, और सेल जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को मिलके बनाता है। बेटा जेनेटिक्स सबको क्लियर होगी है? सब रिप्लाई करें जेनेटिक्स क्लियर है कि नहीं है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं उसको स्टेज पे भी ला सकता हूँ। ठीक है, वो स्टेज पे आके क्वेश्चन पूछ सकता है जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि ये आपकी ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्लियर करनी है यहाँ पे। ओके, ईमान इज क्लियर। बाकी कहाँ पे गए हैं? बिया, मोहम्मद सलमान, ईमान, सारा। ओके, गुड। जी आसिफ, आप स्टेज पे हैं, बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जीन का तो पता चल गया है, तो आगे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, तो
जैसे कि अ, जी जी, बॉडी के अंदर सेल होते हैं। जी, बॉडी में सेल होते हैं तो क्रोमोसोम्स भी होते हैं, तो इनका क्या मतलब कि मुझे इनकी कोई। बेटा एक्चुअली पता क्या होता है, जो डीएनए है ना ये थ्रेड लाइक होता है, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये एक धागे की तरह होता है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको छोटे से सेल के जी, अंदर फिट डीएनए। करना है, ठीक है, क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है डीएनए की। तो डीएनए को क्या किया जाता है, जी। क्वाइल किया जाता है यूं, ठीक है। तो जब इसको क्वाइल किया जाता है, इसको कंडेंस किया जाता है, तो इट टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे आप नलकी धागे यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं धागे को एक नलकी के गिर्द लपेट देते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको छोटी जगह पे करने के लिए हम क्या करते हैं, धागे को एक नलकी के ऊपर जो है वो उसे लपेट देते हैं ताकि वो छोटी जगह में फिट हो जाए। सेम इस तरह डीएनए एक जो है बहुत लेंथी स्ट्रक्चर है, उसको सेल के अंदर फिट करने के लिए जो है उसको कंडेंस किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। तो जब उसको इकट्ठा किया जाता है तो उसकी शेप इस तरह बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा डीएनए जब मिलता है तो क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इज इट क्लियर? ओके, ये सारी बातें जो है वो हमने कवर करनी है। सिर्फ ये तो ब्रांच है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। जब ये हम रेलिवेंट चैप्टर पे जाएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये इसको दोबारा पढ़ेंगे। ओके, वी आर मूविंग नेक्स्ट। अब आगे जो ब्रांचेस हैं वो बहुत आसान है, मुश्किल वाली हमने कवर कर ली है, ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक्स, ठीक है। तो मतलब ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने जो है अपनी टेक्निक्स लगानी है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, टेक्निक्स अप्लाई करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। ये ऐसी ब्रांच है, इसमें हमने जो है प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन पे हम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उन पे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जस्ट लुक एट दिस मैन, ये जो साइंटिस्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखिए टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो टेक्निक अप्लाई की जाती है उस ब्रांच का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे टेक्निक्स, या जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के ऊपर हम अपनी टेक्निक्स क्यों लगा रहे हैं, क्यों उस पर हम इतनी स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे टेक्निक्स इसलिए लगाते हैं ताकि इंसानों का फ़ायदा हो, ठीक है, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, ठीक है। इसमें हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। बेटा जैसे इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इंसुलिन को किस लिए हम यूज़ करते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन किसका ट्रीटमेंट है, एनीवन नोज कि इंसुलिन जो है वो किन पेशेंट्स को हम लगाते हैं। ओके बेटा, इंसुलिन मैं बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज बनाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन बनती है। इंसुलिन जो होती है वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है, लेकिन जब डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मीन शुगर, जिस इंसान को शुगर हो जाती है उसके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब शुगर को ठीक करने के लिए डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ इंसुलिन, कि हम बाहर से इंसुलिन जो है वो उसके अंदर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करें। अब इंसुलिन जो है वो हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं। बैक्टीरिया पे हमने टेक्निक्स अप्लाई की तो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाना शुरू हो गया। लेकिन नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन नहीं बनाता, लेकिन हमने उसके ऊपर टेक्निक्स लगाई हैं, हमने उसके साथ छेड़खानी की है, ठीक है, उस पर हमने कोई ना कोई मेथड अप्लाई की है। तो जब हमने उस पर मेथड अप्लाई किया, उसके अंदर चेंजेस की, तो वो इंसुलिन बनाना शुरू हो गया। तो उस इंसुलिन को जो है वो हम इंसानों की भलाई के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी ब्रांच का नाम बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि इंसानों का फ़ायदा हो, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिलें, ऐसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं जिससे इंसानों का फ़ायदा हो,
ऐसी ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम रीड करते हैं। इट डील्स विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि हम ऐसे सब्सटेंस बना सकें जिससे जो है लिविंग जो हमारे पास मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, उसको फ़ायदा हो। तो ऐसी ब्रांच का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। जी बेटा, सबको समझ आ गई है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो अगली ब्रांच है दैट इज इम्यूनोलॉजी। बेटा इम्यूनोलॉजी जो है इसमें दो वर्ड है, वन इज इम्यून एंड अदर वन इज लॉगी। लॉगी मीन स्टडी एंड इम्यून मीन इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो इम्यूनोलॉजी होती है इट इज अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम होता क्या है हम इसको पढ़ते हैं। बेटा देखें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। तो बेटा ये माइक्रोब्स होते हैं जब ये हमारी बॉडी पे हमला करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है किसी भी तरीके से, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी का ये दुश्मन है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। जैसे टाइफॉइड फीवर है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया के जाने से होता है। तो बेटा जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो इस माइक्रोब को किल करने के लिए काम करता है, ताकि हमारी बॉडी को उस माइक्रोब से बचा सके। ऐसे सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है ताकि हमें डिजीज़ ना हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ी सी एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे हमारा पाकिस्तान है, उसकी हिफाजत के लिए एक सिस्टम है हमारे पास, दैट इज़ आर्मी। तो आर्मी क्या करती है, पूरे पाकिस्तान को दुश्मन से बचाती है। जब भी कोई दुश्मन हमारे मुल्क पे हमला करेगा, हमारी जो आर्मी है वो उसके खिलाफ जो है वो फाइट करेगी। सेम इस तरह हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ लड़ता है, ठीक है, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी, डिफेंड्स मीन हिफाजत करना, डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग मीन हमला करना, ऐसे माइक्रोब्स जो हम पे हमला कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को जो चीज़ डिफेंड करती है दैट इज़ इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। आई होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है एंड इम्यून सिस्टम क्या होता है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है, अब ये लास्ट ब्रांच है, ठीक है, इसके बाद हम जो है अपना लेक्चर ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट ब्रांच इज एंटमोलॉजी, दैट इज एंटमोलॉजी। बेटा अब लॉगी मीन तो वही स्टडी होता है ना, लॉगी मीन स्टडी। अब यहाँ पे एंटोमो, एंटोमो का जो मतलब होता है दैट इज इंसेक्ट्स। एंटोमो मीन्स insects. So the study of insect is called entomology. ठीक है, दोबारा इसको सुने बेटा। लॉगी मीन स्टडी एंड एंटमो, एंटमो मीन्स इंसेक्ट्स। बेटा एंटमो इज अ लैटिन वर्ड। एंटमो जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इंसेक्ट्स होता है। अभी जो इंसेक्ट है ये भी एक ग्रीक वर्ड है,
ठीक है, दोबारा गौर से सुने बेटा। एंटमो मीन इंसेक्ट। और आप इंसेक्ट जो वर्ड है ये आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं बेटा। जो इंसेक्ट है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इंसेक्ट इज अ ग्रीक वर्ड। इंसेक्ट जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका क्या मतलब है वो भी हमने समझना है। दोबारा देखें, एंटमो इज अ लैटिन वर्ड, एंटमो इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, और ग्रीक में इसको हम इंसेक्ट बोलते हैं। एंटमो को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट क्या है, इंग्लिश में इसका क्या मतलब है उसको हम समझते हैं, लेकिन अभी ये समझ लें कि एंटमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटमोलॉजी कहते हैं। अब इंसेक्ट जो ग्रीक वर्ड है इसका क्या मतलब है बेटा। इंसेक्ट्स का मतलब होता है, ओके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, दोबारा देख। अब जो एंटमोलॉजी है ना ये एक लैटिन वर्ड है। पहली बात जो आपने क्लियर करनी है डेट इज एंटमो। एंटमो इज अ ग्रीक वर्ड। एंटमो मीन ENTOMO, एंटमो। एंटमो इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है इंसेक्ट्स। एंटमो मीन इंसेक्ट्स, ठीक है। लेकिन जो इंसेक्ट है ये ग्रीक वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या है वो मैं अब आपको जो है आगे जाके समझाता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर होगी है? जी ईमान समझ आ गई आपको अभिया? ओके। आसिफ आपको भी समझ आ रही है? ओके। ओके बेटा, जो अब इंसेक्ट है ये ग्रीक वर्ड है। अब इंसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इंसेक्ट मीन कट ऑफ, ठीक है। इंसेक्ट्स मीन कट ऑफ, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं कट इनटू पीसेस, ठीक है। जो छोटे छोटे पीसेस में कट करने का नाम क्या है? इंसेक्ट्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर करें कि इंसेक्ट का मतलब क्या है? कट ऑफ। अब हम भी इंसेक्ट्स को क्यों ये वर्ड यूज किया गया बेटा? देखें, अगर इंसेक्ट आप उसकी शेप देखें तो उसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड आपको नजर आएगी, पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड नजर आएगी। ये देखें, इसका जो हेड है ये अलहदा पड़ा हुआ है, जो अगला पार्ट है इसका वो अलहदा पड़ा हुआ है। ये देखें, दिस इज थोरैक्स, इसको बोलते हैं थोरैक्स, ठीक है, जो ऊपर है हेड। और उसके बाद देखें ये जो तीसरा पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन। तो जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट ऑफ होती है, डिवाइड हुई होती है। दैट्स वाई हमने इसके लिए वर्ड यूज किया इंसेक्ट का, विच मीन्स कट इनटू पीसेस, ठीक है बेटा। इंसेक्ट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कट इनटू पीसेस, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। और इंसेक्ट्स की बॉडी जो है उसके अंदर 3 पार्ट होती हैं। वन इज हेड, सेकेंड इज थोरैक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। जी आसिफ आप स्टेज पे हैं। सर कुछ पहले डेफिनेशंस थी, थोड़ा सा अगर एक सर मुझे ये नहीं समझ आई जीन्स जेनेटिक्स की, और ये आखिरी वाली 3 तो मुझे आ गई समझ में। जी कौन सी समझ नहीं आई आपको? तो क्या